अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा फ्रॉम शिकागो। मैं इस वक्त शिकागो की फेमस रिवर वॉक के करीब एक बेंच पे बैठा हुआ हूँ। कोशिश मैंने की कि रिवर वॉक के बिल्कुल एज पे जाके वीडियो रिकॉर्ड की जाए, जहाँ छोटे छोटे क्रूज शिप भी गुजरते हैं, बहुत टूरिस्ट हैं। लेकिन यकीन मानिए वहाँ पर इतना शोर था कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। मैंने कहा कि थोड़ा दूर ही जाएं, चूहा लंढोरा ही भला। और इस बेंच पे बैठ के मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ। मुझसे थोड़े पीछे फासले पे वो टावर भी है जिसके बाहर बड़ा बड़ा ट्रंप टावर लिखा हुआ है। खुदा बेहतर जानता है, कोई मुझे कह रहा था कि ट्रंप इसको अब ओन नहीं करते, लेकिन उन्होंने ब्रांडिंग पर्पसेस के लिए इसका नाम जो है उन्होंने मस्तार किया हुआ है, और उसकी फीस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मिलती है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया कि मैं शिकागो आया अपना कि एक सेमिनार के लिए। अपना एसोसिएशन है फिजिशियंस ऑफ पाकिस्तान, ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और अपना साल में 3-4 इस किस्म की कन्वेंशन, गैदरिंग और मीटिंग्स करते हैं, जिसमें स्प्रिंग मीटिंग होती है, समर मीटिंग होती है, फिर उनकी कोई गालबन नवंबर में एक आखिरी एनुअल मीटिंग होती है। और इन मीटिंग्स में जहाँ कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन के हवाले से सेमिनार किए जाते हैं, वहाँ सकाफ़त के अतबार से, कल्चर के अतबार से, म्यूज़िक, पाकिस्तान के बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं। और इसी तरह से कुछ सेमी पॉलिटिकल किस्म के प्रोफेशनल पाकिस्तान के हवाले से सेमिनार भी किए जाते हैं। और ये इसी किस्म का सेमिनार था जिसका उन्वान और टाइटल सजेस्ट किया गया था, पाकिस्तान वे फॉरवर्ड। मेरे साथ इस पैनल में डॉक्टर परवेज़ हूद भाई, जो पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए थे और इस वक्त बिल्कुल निकल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, डॉक्टर आयशा सदीका साहिबा जो बरतानिया से, लंदन से आई, और रज़ा रूबी साहब जो फॉर्मर एडिटर हैं फ्राइडे टाइम्स के। वो आजकल अमेरिका में ही होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ मेरा ख्याल पढ़ाते हैं, तो वो भी यहाँ पर मेरे साथ पैनल में थे। तो यूँ ये 4 मेंबर पैनल था। इस पे तरीकाकार ये था, इसका फॉर्मेट ये था कि पहले हर एक इनिशियल कमेंट किए हर पैनलिस्ट ने। मेरे सबसे पहले इनिशियल कमेंट थे, उसके बाद फिर उसके बाद परवेज़ हूद, उसके बाद रज़ा रूबी साहब के कमेंट थे, फिर हूद भाई के कमेंट थे, प्रोफेसर हूद भाई के, उसके बाद डॉक्टर आयशा सदीका के कमेंट थे। मैंने कोशिश ये की है, मैंने रिक्वेस्ट की है कि इसकी एक रिकॉर्डिंग भी हो रही थी, एक वहाँ पर एक टीम कर रही थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, उन डॉक्टर साहब से, कि मुझसे वो वीडियो शेयर करें। अगर उन्होंने मुझसे प्रॉमिस तो किया है, अगर उन्होंने मुझसे वो वीडियो शेयर कर ली, तकरीबन 2 घंटे की एक निशस्त है, उन्होंने अगर मुझसे वो वीडियो शेयर कर ली, तो मैं फिर उसे अपने किसी यूट्यूब चैनल पे, GVS पे या मुईद पीरजादा के ऊपर उसको मैं डाल दूंगा। लेकिन अभी मैं चाह रहा था कि मैं इसके ऊपर क्विक कमेंट्स करूं कि यहाँ पर हुआ क्या, और इसके बाद क्योंकि ज़ाहिर है कि अगले व्लॉग्स के अंदर मैं दोबारा पाकिस्तान की सियासत की उसकी जो इंट्रिकेसीज हैं, उसकी जो मामला है, उसमें फंस जाऊंगा और इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकूंगा। तो मैंने कहा कि इस पर बैठ के पहले दरिया किनारे इसके ऊपर हम कुछ कमेंट ज़रूर कर लें। इसमें जब ये टॉपिक चूँकि था कि पाकिस्तान द वे फॉरवर्ड, मेरा इसमें जब मैंने इसमें इनिशियल कमेंट्स किए अपने, मैंने तो बहुत छोटे कमेंट्स किए, 5, 6, 7, 8, 8 1 मिनट के मैंने कमेंट किए जितना कि टाइम था। और मेरी असम्पशन ये थी, मेरा अंदाज़ा ये था, ये मेरा एनालिसिस ये था कि जो मौजूदा पाकिस्तान का सियासी क्राइसिस है, जो मार्च अप्रैल 2022 से शुरू हुआ है, हम उसको कंसिडरेशन में लाए हुए, ज़ेर बहस लाए हुए पाकिस्तान के क्राइसिस या मुस्तकबिल या वे फॉरवर्ड की बात नहीं कर सकते। बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी सियासी तहरीक चल रही है। उस सियासी तहरीक के ऊपर मसलसल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो हुकूमतों को कंट्रोल करती है, वो बार बार उसके ऊपर क्रैकडाउन कर रही है। इमरान खान तकरीबन अब मेरा ख्याल है 8 महीने से जेल के ऊपर हैं, जेल के अंदर बंद हैं। अडयाला जेल, कैदी नंबर 804, वो प्रिजनर हैं। सैकड़ों मुकदमे उन पर बनाए गए हैं और बहुत से हज़ारों लोग जो हैं वो पाकिस्तान में कैद पे हैं। तो मैंने इसी हवाले से जो अपने इनिशियल कमेंट्स किए, और मेरे इनिशियल कमेंट्स का लुबे लुबाब ये था कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 बरस में जो कुछ हुआ है, उसने पाकिस्तान की 50 बरस की जो सियासत है, जो 1985 के बाद से, 80 के बाद से शुरू हुई, 40-45 बरस की जो सियासत है, उसमें जो कोई भी पाकिस्तान में सियासत ने और पाकिस्तान के माशरे ने और रियासत ने पॉजिटिव अचीवमेंट्स की थी, यानी जनरल ज़ियाउल हक के माशरे के मार्शल के बाद जो पाकिस्तान में एक रिन्यूअल हुआ था, ये रिकन्स्ट्रक्शन हुई थी, जिसके नतीजे में एक बेहतर सियासी कल्चर पैदा हुआ था, वो तमाम जो अचीवमेंट्स हैं, वो जो तमाम जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स थी, उन सब का रिवर्सल हो गया है। और पाकिस्तान एक बार फिर जो है वो रिग्रेस कर गया है और वहीं पीछे चला गया है जहां वो 45-50 बरस कबल पहले था। और उसमें मेरा कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है, जो असर हाजिर की पॉलिटिक्स थी, जो मार्च 2022 में पाकिस्तान की सियासत खड़ी थी, उसकी जो असास और फाउंडेशन जो है वो कुछ बुनियादी असम्पशंस पे थी कि आप आइन को भी मानेंगे, आप किसी हद तक आप अदालतों को, मतलब एक अदालती निज़ाम एग्जिस्ट करता है, सबसे बढ़ के एक पॉलिटिकल कल्चर एग्जिस्ट करता है, जिसमें कोई भी हुक्मरान सियासी जमात जो है वो अपनी दूसरी सियासी जमात जो है उसके
लीडर्स जो हैं उनके ऊपर बेजा तशद्दुद नहीं करेगी, उन्हें जेलों में नहीं डालेगी। उनकी जो बहुत बड़ी, यानी इसमें कोई शक नहीं है, मतलब ये क्लैरिफाई करना ज़रूरी है कि ये सब कुछ होता रहा। मैं ब्रॉडली स्पीकिंग कह रहा हूँ कि जब इमरान खान की जैसे हुकूमत थी, या उससे पहले नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी, या उससे पहले आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी की जो हुकूमत थी, तो उसमें कोई बहुत बड़े पैमाने में सियासी वर्कर्स को गिरफ्तार नहीं किया गया, उनसे जेलों को भरा नहीं गया, उनको खास करके जो ख़वातीन वर्कर्स हैं पॉलिटिकल, उनको जो है गिरफ्तार नहीं किया गया। बहुत बड़ी तादाद में पॉलिटिकल वर्कर्स को सड़कों पे ज़दवकूब नहीं किया गया। मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट जैसे शहीद अरशद शरीफ हैं, उन्हें कत्ल किया गया, टारगेट असैसिनेशन की गई। जमील फारूकी को भरना करके मारा पीटा गया। इस तरह से और बहुत से जो तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं, ये तमाम चीज़ें जो थी, ये एक असम्पशन थी कि चीज़ें अब माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन गुज़िश्ता 2 बरस में ये तमाम चीज़ें वापस हो गई और दोबारा से एक रिवर्सल हुआ, और वो तमाम एथिकल फाउंडेशन और इंसानी हकूक़ की जो फाउंडेशन थी, सियासी जो पॉलिटिकल राइट्स की जो फाउंडेशन थी, जो एक अदालती प्रोसेस की एक रिस्पेक्ट थी, सुप्रीम कोर्ट की जो एक रिस्पेक्ट डेवलप कर चुकी भी थी, और जो मीडिया को एक सर्टन आज़ादी थी, वो तमाम चीज़ें जो हैं उन्हें रिवर्स कर दिया गया। दिस इज़ व्हाट माय इनिशियल स्टेटमेंट वाज। और मैंने इसमें कहा कि जब लोग पूछते हैं वे फॉरवर्ड का, तो वे फॉरवर्ड जो है वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप थ्योरेटिकली तौर पर कम से कम एक वे फॉरवर्ड दे सकते हैं, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। पाकिस्तान के मौजूदा क्राइसिस के अंदर तो प्रॉब्लम यह है कि कोई थ्योरेटिकल वे फॉरवर्ड भी इस वक्त समझ नहीं आ रहा, इम्प्लीमेंटेशन करना तो दूर की बात है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी हर दिन एक नया फैसला कर रही है। उनके तमाम फैसले ऐसा लगता है कि एडहॉकिज्म के ऊपर मबनी है। वो अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी हिकमत अमली को मसलसल इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, और उनके पास कोई लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है। मासवा इसके कि हम ये कहें कि वो ये सोचते हैं कि जो SIFC है, जो जनाब से मुनीर साहब का एक ब्रेन चाइल्ड है, स्पेशल जो इन्वेस्टमेंट, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल उन्होंने बनाई है, जो एक व्हीकल है, वो सोचते हैं कि इसमें इतनी बड़ी तादाद में हम एक फ़ंड मोबिलाइजेशन के पैसे कर लेंगे, जिससे कि हम पूरी पाकिस्तान की इकॉनमी को, उसके साथ ही हम पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को टर्न अराउंड करेंगे, और यूँ तहरीक इंसाफ और इमरान खान की सियासत जो है वो एक इकनॉमिक रिन्यूअल में ख़त्म हो जाएगी। ये मेरा एनालिसिस है, किसी ने इसको इस तरह से कहा नहीं। अच्छा, अब और जो वायलेंस की एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सियासी जमातें 1960 की जो पॉलिटिकल मूवमेंट थी, 1960s की, 67 68 की, और उसके बाद 1977 की जो पॉलिटिकल मूवमेंट थी, उसमें सियासी जमातें बहुत ज़्यादा खुल्लम खुला वायलेंस किया करती थी। वायलेंस क्या करती थी कि सरकारी अमलाक को निशाना बनाया जाता था, उन्हें आग लगाई जाती थी। जो सरकार की पब्लिक जो यूनियन ट्रांसपोर्ट होती थी, गवर्नमेंट की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती थी, उसको आतिश, यानी सैकड़ों बसों को जला दिया जाता था, पुलिस की गाड़ियों को नजर आतिश किया जाता था, बैंक्स को, सरकारी बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक किया जाता था, पेट्रोल से उनको आग लगाई जाती थी। लेकिन फिर 1980 की दिहाई के बाद जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स थी, उसमें आप चंद फिरका वाराना किस्म की सियासत को अगर अलग कर दें, तो PMLN ने, PPP ने, PTI ने, ये जो भी मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, जैसे मौलाना फजल रहमान की पार्टी है, इन्होंने कभी इस तरह की सड़कों की उन्होंने वायलेंस नहीं की जिसमें कि सरकारी अमलाक और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया जाए। लेकिन अब रिवर्सल हुआ, ये मेरा आर्गुमेंट था। जब सब लोगों ने बोल लिया, उसके बाद जाहिर है फिर परवेज हुद भाई ने बोला, आयशा सिद्दीका साहबा ने बोला, रजा रूमी साहब ने बोला, जो बाकी पैनलिस्ट थे, मैंने खासा इंटरेस्ट से बात नोटिस की कि जहाँ तक मैंने गुज़िश्ता 2 बरस को टच अप ऑन करने की कोशिश की, कुछ तारीख का भी मैंने सहारा लिया, बाकी तीनों जो मेरे पैनलिस्ट थे, उन्होंने गुज़िश्ता 2 बरस की जो सियासत है उसको उन्होंने उस पर कॉमेंट ही नहीं किया सिरे से। उन्होंने एक बड़ा ब्रॉड स्वीपिंग पर्सपेक्टिव पेश किया। पाकिस्तान की पूरी 77 बरस की जो सियासत है, ऑलमोस्ट कह लें कि 8 दिहाइयों की जो सियासत है, उसके ऊपर उन्होंने एक कमेंट किया कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो क्यों डिस्टर्ब है, और उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि पाकिस्तान की जो रियासत की तश्कील हुई है, पाकिस्तान की जो बुनियाद है, उसकी क्रिएशन जो 2 नेशन स्टेट पे, 2 नेशन थ्योरी के ऊपर हुई है, वो सिरे से वही गलत है, वो थ्योरी गलत साबित हो चुकी भी है। पाकिस्तान एक एग्जाम्पल है कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर के, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग सही नहीं हो सकी, कॉन्स्टिट्यूशन ही सही नहीं बन सके हैं। और ये कि यहाँ पर एक बेतहा ये चीज़ उनमें कॉमन थी कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर पाकिस्तान में एक मिलिट्री डोमिनेशन मॉडल है, और मिलिट्री की जो इनग्रेस है, ये मिलिट्री की जो पेनिट्रेशन है इस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर या सिविल सोसाइटी के अंदर, वो इतनी बढ़ चुकी है कि उसका रिवर्सल जो है वो कैसे होगा, और ये एक मिलिट्री मुल्ला अलायंस पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, यूँ उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया। अच्छा, अब जैसे कि फॉर्मेट था कि आपकी इनिशियल स्टेटमेंट्स के बाद जब चारों इनिशियल स्टेटमेंट्स हो गई, तो उसके बाद लोगों के क्वेश्चन आंसर्स थे जो उन्होंने लिख के भी दिए, और फिर उसके बाद वो उन्होंने बात भी उस पर की। क्वेश्चन जो आए उसमें जो क्वेश्चन तो बहुत से आए, सर मेरे पास ही 6-7 क्वेश्चन आ गए इन राइटिंग मेरे नाम से कि भी आपने इसका जवाब देना है। लेकिन उनमें जो मेन कॉमन स्पिरिट थी, क्योंकि सुनने वाले मेजॉरिटी उनमें फिजिशियंस थी, कुछ नॉन फिजिशियंस भी थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि तकरीबन 150 पौने 200 लोग जो है उस हॉल में थे। खचा खच ये हॉल जो है भरा हुआ था।
क्वेश्चंस की थ्रस्ट ये थी कि भाई सारे ही पैनलिस्ट जो हैं उन्होंने इश्यूज़ को और ख़राबियों को डिस्क्राइब तो कर दिया है, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन तो हमें भी पता थी, हम भी वाकिफ़ हैं कि तमाम इश्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन पैनलिस्ट जो हैं उनमें से किसी ने भी कोई दर हकीकत असल मानों में सोल्यूशन नहीं बताया कि वे फॉरवर्ड जो है वो क्या हो सकती है। कुछ क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग थे पॉइंटेड तरीके से। उसमें कहा गया कि आप लोग ये आइडेंटिफाई करें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, या सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का कौन सा है, और उसमें 6-7 अकाई जो हैं उनको बाकायदा लिख के लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी दिया, अपनी जो स्लिप्स उन्होंने भेजी उसमें था ये डिफाइन करें कि सबसे बड़ा फॉलोइंग में से सबसे बड़ा दुश्मन या सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। आर्मी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मुल्ला सबसे बड़े प्रॉब्लम है, सबसे बड़े दुश्मन हिंदुस्तान या टीटीपी या तालिबान है, सबसे बड़ा दुश्मन जो है या मसला जो है वो पीएमएलएन है या पीपीपी है या खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मेरा इसमें, और ये खासी थीम थी, अच्छा मेरा इस पर रिस्पॉन्स ये था कि आप टीटीपी को या हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान की किसी भी इकाई को दुश्मन नहीं कह सकते, बिकॉज दुश्मन एक बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो मुख्तलिफ इकाइयाँ हैं, जैसे पाकिस्तान की आर्मी है, जैसे मुलाज हैं, जैसे पीएमएलएन है, पीपीपी है, पीटीआई है, इनके अपने अपने क्लास या पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, इनकी बहुत सी गलतियां हैं, इनके बहुत से ब्लंडर हैं, इनको रिफॉर्म की ज़रूरत है, लेकिन आप इनको दुश्मन के तौर पे कैटेगराइज नहीं कर सकते। और अगर मैं इसको एनालिसिस करूं तो मैं समझता हूं कि इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, ये सबसे बड़ा मसला है, वो एक मिलिट्री मुल्ला अलायंस है जो पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे नैरेटिव को शेप करता है, और उसने पाकिस्तान के लोगों के माइंड को कंट्रोल किया हुआ है, कहीं मज़हब के नाम पे, कहीं नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, जिसमें पाकिस्तानी जहन जो है वो सियासी तौर पर उसकी नशोनुमा नहीं हो पाती, वो तरक्की उसकी नहीं हो रही, आइडियाज़ जो हैं जनरेट नहीं हो रहे, क्रिएटिविटी की कमी है, और ये एक सबसे बड़ा मसला है। और मैंने इसका कहा कि इसका जो, अगर आप कहें कि वो क्या ऐसा एक सलूशन होगा, वो क्या आप एक बटन दबा सकते हैं जिसके नतीजे में बहुत सी बेहतरी आ सकती है, खुद भी खुद एक प्रोसेस शुरू हो सकता है बेहतरी का या रिफॉर्म का, तो फिर हमें हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इम्प्रूव करना होगा। हमें चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान के साथ ट्रेड भी हो, हिंदुस्तान की कंपनीज पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट भी कर सकें, अगर पाकिस्तान की कोई कंपनीज भी हिंदुस्तान में छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं वो भी कर सकें, लोग आए जाएं, टूरिज्म हो, इंटेलेक्चुअल एक्सचेंजेस हों, उनके लोग यहाँ पे आए, हमारे लोग वहाँ जाएं, महीनों महीनों हफ्ते हफ्ते वहाँ ठहर सकते हो, कुछ इस तरह का मामला हो, और ये एक बेहतरी का रास्ता है। ताहम मैंने साथ ही इसमें कहा कि देयर इज़ अ कैवीट, देयर इज़ एक इसके साथ एक चैलेंज भी है, और उस चैलेंज को समझना बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त एक ऐसी जमात, भारतीय जनता पार्टी, जो आइडियोलॉजिकल, जिसका होल्ड आरएसएस का है, वो अब एक ऐसी जमात है जिसकी तमाम तर सियासत जो है वो मुसलमानों से दुश्मनी से अपने आप को डिराइव करती है, और वो अपनी सियासत को जला बख्शते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं, मुस्लिम दुश्मनी से, इस्लाम दुश्मनी से, खास करके मुस्लिम दुश्मनी से, अगर आप उसको इस्लाम दुश्मनी ना भी कहें तो मुसलमानों से उनको खासी नफरत है, उनको हकारत से वो देखते हैं इंक्रीजिंगली, उनको उन्होंने सियासत में बिल्कुल बेदस्तोपा करके रख दिया, उनका रोल कोई नहीं है, और पाकिस्तान से भी शदीद नफरत की जाती है। और अंडर दी सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान को हिंदुस्तान से कोई सॉफ्ट डील मिलना, या बहुत आसानी से कोई बेहतर ताल्लुकात हासिल कर सकना ट्रेड की शक्ल में, इन्वेस्टमेंट की शक्ल में, या ट्रेड इन्वेस्टमेंट में एक बेहतर डील मिलना जिसमें पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट जो है वो महफूज रह सकें, ये खासा मुश्किल काम होगा। ये मेरा कम से कम एनालिसिस था। अब सेमिनार जब ख़त्म हुआ, बाकी सब ने जो कुछ किया, मुझे अगर वीडियो मिल जाएगी तो मैं उसको प्लेस भी कर दूंगा, और आप समझें कि जो असल चीज़ है वो अब आने वाली है कि जब सेमिनार ख़त्म हुआ तो एक से ज़्यादा, कम से कम 2 या 3 डॉक्टर साहब जो हैं, जिनमें एक खातून डॉक्टर भी थी जो कहती हैं मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूँ या नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, उन्होंने मुझे घेर लिया और बड़ी तेज़ व तुद किस्म की डिस्कशन बाहर उसकी लॉबी में या गैलरी में शुरू हो गई। और उन्होंने चैलेंज ये किया, जो डॉक्टर साहबा थी वो बहुत ही मैं कहूँगा कि खासे गुस्से में थी मेरे से। उन्होंने कहा कि आप, इमरान रियाज खान, साबिर शाकिर और बहुत से जो और लोग हैं, हम सब जो एक पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, आप लोगों ने पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। आपने ऐसे डिस्क्राइब किया है जैसे पाकिस्तान की तारीख है, पाकिस्तान पैदा ही कहीं 2022 में हुआ है, और इससे पहले की जो सारी पॉलिटिकल स्ट्रगल है, ये जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो कत्ल व गारत हुई है, नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ, 1971 में क्या हुआ, कराची में क्या हुआ, वो आप लोगों को बताते ही नहीं हैं। पहले मैंने समझा कि शायद ये एक इंटेलेक्चुअल किस्म का एक्सचेंज है, तो मैं भी कोई इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ, तो मैंने बहुत ही हम्बली उनको ये बताने की कोशिश की कि मैं एक मीडिया प्रोफेशनल हूँ, और जाहिर है कि हर दिन का वीलॉग, जैसे अभी मैं वीलॉग कर रहा हूँ, शिकागो में आया हूँ, शिकागो की निस्बत से बात कर रहा हूँ, अपना क्या जो सेमिनार हुआ है उसके हवाले से बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि सेमिनार में कौन लोग थे, क्या डिस्कशन हुई, कौन पैनलिस्ट थे। तो जब भी आप दिन में 1 या 2 वीलॉग करते हैं तो उसी दिन की जो डेवलपमेंट्स होती हैं, जो उस वक्त का एक मसला चल रहा होता है, उस मसले की बुनियाद बना के आप कमेंट करते हैं, और उसमें थोड़ा बहुत आप डाइग्रेस भी कर सकते हैं, तारीख के हवाले भी दे सकते हैं। और मुझ पे तो वैसे भी आप लोग सब समझते हैं, मेरा ख्याल है बहुत से लोग बहुत कंप्लेन भी करते हैं,
कि भाई डॉक्टर मोईद तो बहुत आप ज़्यादा डाइग्रेस कर जाते हैं, इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, पैडिंग कर देते हैं, बहुत ज़्यादा फालतू बातें कर देते हैं, आप बात से बात किया करें, हमें खबर दिया करें। मैं इस पर वैसे मुझे बहुत एतराज़ है कि मैं खबरें देने के लिए, तो आप ज़रा सा भी गूगल करें, आपको सारी खबरें लिखी हुई मिल जाएंगी। खबरों के लिए तो मैं करता भी नहीं वीलॉग, मैं तो एक एनालिसिस देना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो 12 ये भी कहते हैं कि आप एनालिसिस दें, हम कोई खबरों के लिए बुलेट पॉइंट सुनने के लिए आपका वीलॉग जो है वो नहीं देखते। बहरहाल उन्होंने एतराज़ किया कि जी आप लोगों को असल हिस्ट्री बताते ही नहीं है पाकिस्तान की। मैंने उनको कहा कि 12 हमने 1971 पे भी प्रोग्राम किए हैं, 65 की जंग के हवाले से भी प्रोग्राम किया है, मैंने कई दफ़ा नवाज शरीफ साहब को मैंने अप्रिशिएट भी किया है, कराची के हवाले से अप्रिशिएट किया है, उनकी मिलिट्री को जो रेजिस्ट करने की एबिलिटी थी उसके हवाले से अप्रिशिएट बहुत सी चीज़ों में किया है, जो आप लोग मुझे रेगुलरली देखते होंगे। उस पर बहुत हैरानगी से उन्होंने कहा कि हमने तो कभी देखा ही नहीं कि आपने नवाज शरीफ के बारे में पॉजिटिव बात भी की है, हमने तो आपको सिर्फ देखा है कि आप इमरान खान के राग जो हैं वो अलापते हैं। तो ये जब डिस्कशन हुई, इस डिस्कशन पे मैं मजीद कमेंट्स भी करता हूँ, लेकिन एक बड़ा चुभती हुई चीज़ वहाँ पे मेरा ख्याल है शुरू में जब पैनल डिस्कशन हो रही थी, तो चूँकि मैंने कहा कि पाकिस्तान ने एक नया जो चीज़ है कि जिस तरह से शहीद अरशद शरीफ को टारगेट करके असैसिनेट किया गया, कत्ल किया गया, ये कैसी चीज़ है जो पहले पाकिस्तान में नहीं हुई थी। कम से कम एक असम्पशन थी 50 बरस की सियासत में कि जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने की, उसमें भी वैसे जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में किसी जर्नलिस्ट को इस तरह से मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट को असैसिनेट तो नहीं किया गया था, टारगेट किलिंग उनकी नहीं की गई थी, इस तरह से कत्ल जो है वो नहीं किया गया था। तो आयशा सदीक़ा साहिबा ने एक उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दी कि डॉक्टर मोईद ने ये कहा, लेकिन सलीम शहजाद जो हैं उनका भी कत्ल कुछ बरस पहले पाकिस्तान में हुआ था। उस वक्त मुझे पैनल डिस्कशन में बाद में चूंकि वक्त की बड़ी कमी थी, मुझे मौका नहीं मिला कि मैं उसका थोड़ा सा जवाब देता या मैं उसको एक्सप्लेन करता कि क्यों डॉक्टर आयशा सदीक़ा का जो रेफरेंस है टूवर्ड सलीम शहजाद, जिनकी डेथ और उनका मर्डर जो है वो बहुत ही एक ट्रेजिक बाब और बहुत ही अंधोनाक और ट्रेजिक बाब है पाकिस्तान की मीडिया की तारीख का और पाकिस्तान की सियासी तारीख का, लेकिन क्यों वो शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के मामले में एक मुख्तलिफ चीज़ है, और क्यों जब मैं रेफरेंस देता हूँ तो मैं कहता हूँ कि शहीद अरशद शरीफ का कत्ल जो है वो एक बहुत बड़ा लो डाउन था, एक बहुत हम नीचे गिरे हैं पाकिस्तान में, और ये चीज़ पहले जो है वो नहीं हुई। तो मैं उसको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे ख्याल है कि जो चीज़ मैं बताना चाहूँगा उसमें से बहुत से लोग आप में से जो है वो वाकिफ़ ही नहीं होंगे। पहले मैं आपको बताऊँ कि सलीम शहजाद कौन थे। सलीम शहजाद जो हैं उनका कत्ल हुआ 30 मई 2011 में, इस्लामाबाद में उनका कत्ल हुआ। इल्ज़ाम यह है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उन्हें कत्ल किया। सलीम शहजाद उस वक़्त टाइम्स एशिया टाइम्स ऑनलाइन ATOI एशिया टाइम्स ऑनलाइन जो है OL उसके पाकिस्तान के ब्यूरो चीफ थे। वो स्कूप की स्टोरीज करते थे, उनके बहुत से इन्फॉर्मर और रिसोर्सेज होते थे। वो तालिबान के हवाले से TTP पाकिस्तान में उनके बहुत सोर्सेज थे, इन्फॉर्मेशन थी, उनके पास बहुत इन्फॉर्मर थे। वो उन सोर्सेज के हवाले से अपनी रिटन स्टोरीज करते थे। पाकिस्तान के टेलीविजन में भी वो एक बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत है। मैंने कई दफ़ा उनको अपने टेलीविजन प्रोग्राम में लिया, मेरा उनके साथ एक बड़ा क्लोज रिलेशनशिप था। मैं उनको विजिट भी करता रहा, उनकी मैंने जगह भी देखी, तो मेरा उनसे एक खास ताल्लुक था, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता था। जब उनका कत्ल हुआ जिस वक्त 30 मई को, तो उस वक्त सलीम शहजाद ने एक बहुत ही बड़ी स्टोरी की, जो बड़ी सेंसेशनल स्टोरी थी। उससे चंद दिन पहले आई थिंक मई के महीने में ही कराची के अंदर जो नेवी का एक बेस था, गलबन फैसल बेस था, शारा फैसल के ऊपर, वहाँ पर TTP ने हमला किया, जहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स के और पाकिस्तान वहाँ पे एयरफोर्स के मेरा ख्याल है और नेवी दोनों के शायद बेसेस आमने सामने थे, ये क्या चक्कर था, लेकिन वहाँ पर एवैक्स को डिफरेंट जो तैयारे थे सर्वेलेंस प्लेन्स को निशाना बनाया गया। उस ज़माने में एक एवैक्स जो है वो एक अरब का था, और 2 या 3 एवैक्स जो है उनको शायद एक तो मुकम्मल जल के खाकस्तर हो गया, दूसरों को नुकसान पहुँचाया गया। और सलीम शहजाद साहब ने उसके बाद एक स्टोरी की जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे अकॉर्डिंग टू हिज सोर्सेज तालिबान की बड़ी डीप पेनिट्रेशन है नेवी के अंदर, और ये बाहर से उन्होंने हमला नहीं किया, उनको अंदर से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। उसके चंद दिनों के बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसके ऊपर एक और स्टोरी करूँगा। दूसरी स्टोरी वो बेचारे कर ही नहीं सके, उससे पहले वो गुमशुदगी उनकी हो गई, और उनके 12 घंटे के अंदर 18 घंटे के अंदर उनकी लाश जो है वो इस्लामाबाद से बहुत दूर, इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान अपर जेहलम कैनाल से उनकी लाश मिली। और जब उनकी लाश मिली तो उसने सूट भी पहना हुआ था, टाई भी लगी हुई थी, जूते भी उनके लगे हुए थे, यानी जिस तरह से उन्हें उठाया गया था उसी तरह से उन्हें मार के वहाँ पर नहर के अंदर फेंक दिया गया। अब सलीम शहजाद साहब की जो ये ट्रेजेडी है, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, ये बड़ा अदोनाक वाक़या था, लेकिन ये क्यों शहीद अरशद शरीफ के कत्ल से, ये कत्ल जो है, ये जो मौत है, ये जो कत्ल है, ये जो दहशतगर्दी है, जो है दहशतगर्दी, जो बहुत अफसोसनाक वाक़या है, ये शहीद अरशद शरीफ के कत्ल से क्यों मुख्तलिफ है। सलीम शहजाद के कत्ल पे बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई। अनलाइक शहीद अरशद शरीफ जिसमें कोई पेशरफ हो ही नहीं सकी, सलीम शहजाद की पाकिस्तान में फौरी तौर पे उनकी डेड बॉडी जो है उसकी पोस्टमार्टम हुआ,
जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के ऊपर बहुत सी डिस्कशन भी हुई, लेकिन एक बहुत ही रैशनल प्रोग्राम उस पर नजम सेठी साहब ने किया। और नजम सेठी साहब से मेरी मुलाकात भी हुई प्रेस क्लब के बाहर, जब हमने मुजाहरा किया तो वहाँ पे भी नजम सेठी साहब से मुलाकात हुई। वहाँ भी उन्होंने मुझे बहुत तफसील से अपना एनालिसिस शेयर किया, लेकिन उन्होंने उस पर एक प्रोग्राम भी किया और उन्होंने कहा कि नजम के सलीम शहजाद को उठाने वाले जो हैं उनका इरादा सलीम शहजाद को कत्ल करने का हरगिज़ नहीं था, बिकॉज पोस्टमार्टम की जो एनालिसिस है उससे पता चला कि जो ब्लोज उनकी थी वो बहुत सॉफ्ट ब्लोज थी, और वो ब्लोज जो हैं वो महज डराने के लिए थी, इंटिमिडेट करने के लिए थी। और उनके पेट के ऊपर जो आपकी रिब्स होती हैं उसके नीचे जो पेट होता है वहाँ पे आपको डराने के लिए या आपको टॉर्चर करने के लिए उनको घोंसे और मुक्के जो हैं वो मारे गए। लेकिन बदकिस्मती से सलीम शहजाद साहब की जो रिब्स हैं वो पहले से फ्रैक्चर्ड थी। उससे सिर्फ कोई मेरा ख्याल है 6, 7, 8 हफ्ते पहले सलीम शहजाद जो हैं, या ज़्यादा मेरा ख्याल है कुछ महीने हो चुके थे, मैं खुद भी सलीम शहजाद की अयादत करने के लिए पिम्स हॉस्पिटल में गया था। सलीम शहजाद के ऊपर एक गार्ड ने, उनकी तूतो मैवा हो गई, एक पठान खर कोई खरदार किस्म का पठान गार्ड था इस्लामाबाद में, उसने अपनी 12 बोर की बंदूक जो है उसने उनके ऊपर फायर कर दिया, गोली चलाई, जिससे उनको छर्रे लगे। उन छरों से उनकी 2-3 रिब्स जो हैं वो फ्रैक्चर हो गई सलीम शहजाद की। उसके बाद उनकी वो रिकवर तो हो गए, लेकिन जिस तरह से तमाम डॉक्टर और ख़ास करके ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर ये समझते हैं कि रिब्स आर नोटोरियसली डिफ़िकल्ट टू हील और उनके फ्रैक्चर बहुत देर लगाते हैं ठीक होते हुए। जब उनको जिसने भी उठाया, एलिजिडली पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने उठाया, जब उन्होंने उन्हें जदोकूब किया तो उनके मुक्कों से उनकी वो फ्रैक्चर्ड रिब्स एक बार फिर फ्रैक्चर हो गई, और वो टूटी हुई रिब्स जो हैं वो सलीम शहजाद की उन्होंने लिवर में ब्लीडिंग कर दी, जिसके नतीजे में सलीम शहजाद की डेथ हो गई। उन्हीं दिनों में पाकिस्तान में चूंकि बहुत ज़्यादा फॉरेन जर्नलिस्ट भी थे, तो 2 इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, ये एम्बेसी के जो मिशंस हैं, एक ब्रिटिश और एक अमेरिकन, उन्होंने फॉरेन जर्नलिस्ट को ब्रीफ किया इस मर्डर के ऊपर, और उन्होंने कहा कि उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये कत्ल ISI के हाथों नहीं हुआ बल्कि नेवल इंटेलिजेंस NI के हाथों हुआ है, बिकॉज नेवल इंटेलिजेंस बड़ी क्यूरियस थी कि हम सलीम शहजाद से मालूम करें कि वो कौन से उनके सोर्सेज हैं नेवी के अंदर जो उनको स्टोरीज दे रहे हैं। और मैंने ISI वालों से भी पूछा और नेवल इंटेलिजेंस वालों से उन्होंने पूछा, ISI के लोगों ने फ्लैटली कहा कि हमने नहीं किया, ये नेवल इंटेलिजेंस ने उठाया था। नेवल इंटेलिजेंस वाले से मैंने पूछा, उन्होंने कहा हमारी औकात नहीं है, हम सिंगल पसली किस्म की एजेंसी हैं। मतलब इंटेलिजेंस से तो मैंने नहीं पूछा, मैंने नेवल ऑफिसर से पूछा, उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं किया, ISI नहीं किया होगा। इसके ऊपर एक कमीशन भी बैठा, वो कमीशन किसी नतीजे पे नहीं, उसमें बहुत जर्नलिस्ट जो हैं वो हुए, लेकिन वहाँ से भी कोई रिजल्ट नहीं आ सका कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था। लेकिन इसका कॉमन जो बिलीव है वो यही है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी या ISI या नेवल इंटेलिजेंस ने सलीम शहजाद को उठाया और उनसे सलीम शहजाद का कत्ल और उनकी डेथ हो गई। ताहम जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है अरशद के मुकाबले में, अरशद वॉज अ सैंक्शन मर्डर। तमाम सर्कमस्टेंसेस ये पॉइंट आउट करते हैं। अरशद का ताक़ुब किया गया, अरशद दुबई में गए, पहले वहाँ पे उनको मारने की बात हुई, वहाँ के जो नेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ कोई कत्ल नहीं हो सकता बिकॉज दुबई की अथॉरिटीज़ इसका बड़ा एक्सेप्शन लेंगी। फिर उनको कीनिया में चेज़ किया गया, उनको एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कत्ल किया गया, और हाईएस्ट पॉसिबल लेवल में ये समझा जाता है कि इस कत्ल को सैंक्शन किया गया, अप्रूव किया गया ताकि पूरी पाकिस्तानी मीडिया को एक सबक जो है सिखाया जाए। सलीम शहजाद का कत्ल हो गया, सलीम शहजाद का कत्ल एक ट्रेजेडी है, लेकिन उस ज़माने में 2011 में कत्ल का कोई मंसूबा नहीं था, उनको कत्ल या असैसिनेट करने का कोई प्लान नहीं था, उसका कोई अप्रूवल हाईएस्ट पॉसिबल लेवल में नहीं था। ऊपर बड़ी खप पड़ी कि ये हमसे कैसे हो गया, हम बड़े बदनाम हो गए वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये डिफरेंस है जो मैं चाहता था कि आपको पता चले। जो मैं एक चीज़ बड़ी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो आज डिस्कशन हुई उसके बाद बहुत से डॉक्टर्स ने जब मुझे ये बाहर पकड़ लिया गली में, और मुझे आई डोंट नो कि वो PMLN के सपोर्टर थे या सिर्फ इमरान खान के बहुत क्रिटिकल थे, लेकिन उन लोगों ने इस तरह से उनकी बातें थी, और बाकी भी जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने चूंकि टच अपॉन ही नहीं किया सिरे से गुज़िश्ता 2 बरस की सियासी जद्दोजहद को, तो एक ऐसा माहौल बना इस सूरे सेमिनार के अंदर जैसे कि इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की ये जो मौजूदा इस वक्त सियासी जद्दोजहद चल रही है, ये उसी तरह से है जिस तरह से नवाज शरीफ की एक तमाम सियासी जद्दोजहद थी या आसिफ अली जरदारी की। आसिफ अली जरदारी के कंपैरिजन को तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता, बिकॉज मेरा ख्याल है कोई भी ज़रा सा भी इंटेलिजेंट या ज़ीशोर शख्स जो है वो ये कंपैरिजन मांगेगा भी नहीं। लेकिन नवाज शरीफ के साथ जो लोग बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं कि नवाज शरीफ के साथ भी हुआ था, मैं चंद कमेंट्स में इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ और इमरान खान का एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि नवाज शरीफ की तमाम जो स्ट्रगल है पॉलिटिक्स की, वो अल्टीमेटली अपने ख़ानदान की डिनेस्टिक पॉलिटिक्स की, एक मोरूसी सियासत की उनकी स्ट्रगल है, जिसमें उनका भाई
चीफ मिनिस्टर भी बनता है, अब 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर भी बन चुका है। उनकी बेटी जो है वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर बन गई है। उनका अपना समधी बार बार फाइनेंस मिनिस्टर बनता था, अब फॉरेन मिनिस्टर बन गया है। आबिद शेर अली का भी उनके ख़ानदान से ताल्लुक है। बाकी भी बहुत से उनके ख़ानदान के लोग जब वो ताकत में आए, जब भी प्राइम मिनिस्टर आए तो उनका भला हो गया। उनके बिजनेसेस जो हैं उन्होंने बड़े उनके प्रमोट हो गए। सुलेमान शहबाज और अब हमजा शहबाज की बात कर लें, वो भी उनको भी बड़ी पोजीशन मिली, वो भी चीफ मिनिस्टर बन गए, वो भी मिनिस्टर बनते रहे। सुलेमान शहबाज को सीपैक के हवाले से तरह तरह के उनके ऊपर इल्ज़ामात है। तो ये एक ख़ानदान की मौरूसी हुकूमत है, जो बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको मैं हैरान होता हूँ, मुझे अफसोस भी होता है, मुझे अपने ऊपर भी तरस आता है, पाकिस्तान के उन लोगों पे भी तरस आता है जो ऐसी बातें करते हैं कि इमरान खान की सियासत दूर दूर तक एक मौरूसी ख़ानदान की सियासत नहीं है। और आज इस्टेब्लिशमेंट जब समझती है कि इमरान खान 72 बरस के हैं, हम उनको थका देंगे, मार देंगे, लटका देंगे, जेल में गलास चढ़ा देंगे, तो एक बहुत बड़ी असम्पशन ये है कि इमरान खान का कोई ख़ानदान का जानशीन नहीं है। और जो अंडर डेवलप्ड माशरे होते हैं वहाँ हमेशा एक ख़ानदानी जानशीन बेटा बेटी ही आपकी सियासत को लेकर आगे बढ़ता है। इसलिए समझा जाता है कि भी इमरान खान बेचारा बेवकूफ़ है, उसकी तो कोई डायरेक्टिक, यानी इमरान खान की जो स्ट्रेंथ है, जो मेरे हिसाब से इमरान खान की जो बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ है, तारीख इसका फैसला करेगा, उसको पाकिस्तान में इमरान खान की बहुत बड़ी कमज़ोरी के तौर पे देखा जाता है। तो नवाज़ शरीफ की सियासत एक ख़ानदानी सियासत, इमरान खान की सियासत में गलतियाँ बढ़ी, ब्लंडर्स बढ़े, मिस्टेक्स बढ़ी, मिलिट्री के ऊपर उन्होंने ट्रस्ट बड़ा किया, लेकिन इमरान खान की सियासत आइडियाज़ की सियासत है। इमरान खान की सियासत एक जमात खड़ी करने की सियासत है। इमरान खान की सियासत जो है वो पाकिस्तान की तारीख को आगे धक्का देने की सियासत है। वरना अगर पाकिस्तान की तारीख को आगे ना बढ़ाना चाहते तो फिर नवाज शरीफ की तरह कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते। नवाज शरीफ तो प्रोडक्ट है 1980s की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के। 1990 में जब उनको मौका मिला, उन्होंने बेनज़ीर और पीपल्स पार्टी के खिलाफ दोबारा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मदद ले ली, सुप्रीम कोर्ट की मदद ले ली। फिर उनको जब कॉम्प्रोमाइज़ करके जनरल मुशर्रफ के साथ बाहर जाना था 2000 दिसंबर में, वो जनाब बाहर चले गए। फिर 2008 में उनको सऊदीज़ की मदद और डील चाहिए थी पाकिस्तान की सियासत में वापस आने के लिए बेनज़ीर के मुकाबले में, तो उन्होंने दोबारा सऊदीज़ की मदद ले ली। फिर उनको 2009-8 से लेकर 2013 के दरमियान में उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जनरल कयानी की मदद इस्तेमाल की, सुप्रीम कोर्ट की मदद इस्तेमाल की, आसिफ अली ज़रदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत के खिलाफ। और जब उन पर दोबारा मुसीबत आई, वो जब उनको ज़रूरत पड़ती थी उनका रोल बदल जाता था। जब उन पर दोबारा मुसीबत आई 2017-18 में, तो 2019 के बाद उन्होंने जनरल बाजवा और उनकी इस्टेब्लिशमेंट से दोबारा इल्हाक कर लिया और यूं दोबारा वो सियासत में पावर में कैप्चर हो गए। तो इमरान खान की सियासत को और नवाज शरीफ साहब की सियासत को किसी भी तरह आपस में कंपेयर जो है वो नहीं किया जा सकता। बहरहाल अभी इतना ही, और भी बड़ी मेरे पास पॉइंट्स है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वीडियो मेरी बड़ी लंबी हो गई है। मैं अब निकल रहा हूँ यहाँ से, इंशाल्लाह वापस पहुँचना वाशिंगटन, तो फिर दोबारा वहाँ से आपसे दोबारा व्लॉग होगा और अगली पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे वापस आएंगे कि वहाँ पे क्या गुल खिलाए जा रहे हैं उस पर बात करेंगे।